सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रणनीति 31 दिन के बहुत ही शानदार बैच में आप सभी का। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपका ध्वनि यंत्र से रिलेटेड होने वाली है। मतलब हिंदी में ध्वनि रिलेटेड यानी कौन से वर्ड कहाँ से निकलता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है दोस्तों ये। और इनमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो पूरा का पूरा आप वीडियो देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी साथी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया भाई, टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बन जाएंगे। और जितने भी आपकी रणनीति 31 दिन की जितने भी आप वीडियो हैं, अगर आप गारंटी देता हूँ कि अगर आप उन वीडियो को रणनीति 31 दिन जितने भी वीडियो हैं उनको अगर आप अच्छे से वॉच कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आप तो हिंदी पढ़ा रहे हो और ये पूरा का पूरा ये साइंस का नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, फेफड़े हो गए, श्वास नलिका हो गया, श्वासतंत्र हो गया, स्वर तंत्रिका हो गया, तंत्रियाँ हो गया, अभिकंकाल हो गया, कौवा हो गया। कौवा का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कौवा जो गले में होता है ना, जब हम कोई चीज़ पीते, पानी पीते हैं तो उसमें क्या अंदर की ओर अगर आप बड़ा सा मुंह खोलेंगे तो अंदर की ओर एक छोटा सा उठा हुआ दिखाई भाग दिखाई देता है, वही होता है कौवा। उसके बाद हो जाता है नासिका विवरण होता है, कंठ होता है, कोमल तालु होता है, उसके बाद जिह्वा होती है, मूर्धा होता है, वत्स होता है, दांत का ऊपर का दांत होता है, नाक होता है, ऊपर का ओष्ठ होता है, निचला ओष्ठ होता है, अपर लिप, लोअर लिप, अपर टीथ। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस पर हमारा मेन टॉपिक आने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर दोस्तों, मानव का पूरा ध्वनि तंत्र बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ध्वनि तंत्र यानी कोमल तालु ये होता है। कोमल तालु हर एक, और नासा विवर, कौवा, उसके बाद आपका आता है गलविल, उसके बाद कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वत्स, दंत, नाक, जिह्वा, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र दोस्तों ये होता है जो आपका गले के में जो निकला हुआ भाग होता है, ठीक है। जब आप पानी पीते हैं या लार को घुटते हैं तब वो एक होता है गर्दन में, आप लोगों ने देखा होगा वो ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर तुरंत आ जाता है, तो वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा स्वर तंत्र। क्लियर ना, स्वर तंत्र। और जब हम बोलते रहते हैं तो हमेशा वो हिलता रहता है दोस्तों, हमेशा वो हिलता रहता है, यही होता है हमारा स्वर तंत्र, उठा हुआ भाग जो होता है, ठीक है। उसके बाद स्वर नली होती है, अभिकंकाल होता है, गिल होता है, ये होते हैं हमारे सारे। उसके बाद जो हमारा और होता है मुंह का भाग होता है, आली, जिह्वा होती है, कंठ होता है, ताल होता है, ताल, कठोर, कोमल और वस और दांत होते हैं, ये होता है हमारा। उसके बाद यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि भोजन नली, श्वास नली, फेफड़े, ये हो जाते हैं हमारे पूरे के पूरे दिखाए गए आपको। उसके बाद यहीं पर अगर हम बात करते हैं कंठ के, तो कंठ से जो होता है, कंठ से क, ख, ग आदि कंठ ध्वनियाँ उच्चारित होती है, यानी कंठ से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम अपना चित्र में देखेंगे हमारा कंठ कहाँ पर है, तो कंठ तो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कंठ आप लोग देख सकते हो, कंठ जितना भी हमारा सब कुछ बोला जाता है दोस्तों, वो सब कुछ कंठ से जितना भी बोला जाता है वो क, ख, ग आदि कंठ ध्वनियाँ होती हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग वत्स की। वत्स मतलब दंत मूल के समीप जो ऊपरी मसूड़े हैं उन्हें वत्स कहते हैं, यानी नह ध्वनि का उच्चारण इन्हीं की सहायता से किया जाता है। क्लियर ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग मूर्धा की। तो मूर्धा होते हैं यानी ऊपरी दंत पंक्ति के समीप कठोर तालु के अंत में जो खुरदरा भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। जैसे ट, ठ, श का उच्चारण इसी से होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओष्ठ की। तो ओष्ठ यानी मुख विवर के द्वार पर दंत पंक्तियों के समीप दो धक्कनों की भांति जो अवयव स्थित हैं वे ओष्ठ कहलाते हैं। जैसे पा, फा, बा आदि के उच्चारण में इनकी सहायता ली जाती है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि जो भी साथी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया भाई, सभी साथी एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि मुख विवर की, तो यानी कौवा अथवा अलिजिह्वा की एक ओर नासिका विवर है। क्या है साथियों, नासिका विवर है। और अगर यही नासिका विवर की हम बात कर लेते हैं तो नासिका विवर जो है और दूसरी ओर मुख विवर है। इस मुख विवर में कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वर्त, जिह्वा, दांत आदि स्थित होते हैं या स्थित हैं, जो बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर ना, जो बोलने में क्या प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि भाषा अध्यापक को इन उच्चारण अवयवों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह बालकों को शुद्ध उच्चारण सिखा सकें। क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग कि हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ क्या हैं। तो हिंदी भाषा की प्रचलित जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि विज्ञान में हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों को दो वर्गों में बांटा गया है, दुर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जाता है दोस्तों स्वर, दूसरा आ जाता है हमारा व्यंजन। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि स्वर क्या होता है, वॉबल जिसे कहते हैं। क्लियर।
तो स्वर होता है, यानी कि वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर, ध्वनि जो होती फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वारा बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। और स्वरों का उच्चारण किन्हीं अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। और हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? छुट्टा बड़ा, छुट्टी बड़ी, छुट्टा बड़ा और ए आई ओ आओ आ लिरी। क्लियर? लिरी के स्थान पर अहाँ अंता को रखते हैं। अब यहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं 12 नंबर सेकंड नंबर की व्यंजन कितने होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं यानी जब प्राण वायु कंठ व मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर आती। क्लियर? जब कंठ और मुख के अवयवों से, यानी जो बगल के अवयव हैं उनसे टकराती हुई जब बाहर आती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का, खा, गा आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगर स्वर का सहायता नहीं लिया जाएगा, स्वर की सहायता नहीं ली जाएगी तो निश्चित रूप से इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं हम लोग कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखने वाते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्गों में है। कौन कौन से वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में विभाजित हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन की, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है। क्लियर? अंतस्थ व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि या, र, ला, वा, ये हो जाएंगे आपके। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, 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 हा। क्लियर? यानी ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, 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 हा हो गया। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं अपने संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे कि का प्लस छा के योग से छ बनता है, ता प्लस रा के योग से त्र बनता है, और ज्या प्लस इया से ज्ञा बनता है, जिसे ज्ञानी वाला ज्ञा होता है। क्लियर? तो यानी ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, मतलब कि संयुक्त व्यंजन हमारे त्र, ज्ञा और शा। क्लियर? ये हो जाते हैं हमारे संयुक्त, मतलब 2 के योग से मिलता है। 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि इनके व्यंजनों का विवरण निम्न प्रकार है। किस प्रकार है? निम्न प्रकार। आप सभी देख सकते हो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी साथियों को ये PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी साथी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली हाई-फाई स्टडी सर्च कर लेंगे, हाई-फाई स्टडी 94 टेलीग्राम पे जाके वहाँ पर ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज्वाइन करके आप लोग PDF फटाक से डाउनलोड कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सभी साथी ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर? अब यहीं पर बात कर रहे थे इन व्यंजनों का विवरण निम्न प्रकार है। कौन कौन सा है? का, खा, गा, खा, अंगा। ये किस में आते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये यहाँ तक आते हैं। क्लियर? और यही होते हैं हमारे क्या? स्पर्श। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। क्लियर? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त भी होता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो स्पर्श के अंतर के आते हैं, 5 आते हैं, आपको पता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी इसके अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंदर चा, छा, जा, झा, इया। टा के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, ता के। और पा के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा। और ये जो हमारे 5 आ जाते हैं वर्ग, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं अंतस्थ की। तो अंतस्थ में सिर्फ आता है यारा, लावा। उसके बाद आता है शा, 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 हा, यानी ये किस में आते हैं? ऊष्म में आते हैं। और छात्रा ज्ञा जो होते हैं ये आपके संयुक्त, मतलब 2 शब्दों के, 2 व्यंजनों के मेल से, ठीक है, संयुक्त बनता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक के बारे में, जो बेसिकली आपके लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF लेना बिल्कुल भी सभी साथी नहीं भूलेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण पर। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्गीकरण के बारे में। तो यानी बालकों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम से परिचित कराना आवश्यक है, ताकि वे उच्चारण संबंधी भूल ना करें। और उच्चारण वर्णों का विवरण निम्न नीचे दिया गया है। एक तो हमारा बनता है वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ग।
ये बनता है। अब वर्ण के अंदर हमारा दो बनता है, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के बनते हैं। और उच्चारण स्थान और वर्ग, ये तो सब में चलता रहता है। बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर स्वर की। तो स्वर जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, ये ओत आते हैं हमारे। उसके बाद इसमें जो व्यंजन आते हैं ये आ जाते हैं, का खा गा घा अंगा, और ये सब जो होते हैं हमारे कंठ से निकलते हैं और इनका कंठ्य होता है। बात करते हैं ई और बड़ी ई की, यानी इसमें भी चाचा चाचा यहाँ चाचा चाचा ज्ञा तक आते हैं। ये दोस्तों बोले जाते हैं कोमल तालु से बोले जाते हैं। और इनका जो होता है नेम, इनका जो वर्ग होता है वो तालव्य होता है, इनका वर्ग तालव्य होता है। बात कर लेते हैं हम लोग ली की। टा ठा डा ढा अड़ा रा और शा जो ये होते हैं ये मूर्धा कठोर तालु से बोले जाते हैं, इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अंगा और ढ़ा की, यानी मूर्धा जीभ की रगड़ से मूर्धन्य भी होते हैं। उसके बाद ता था दा धा त्रा दंत्य होते हैं, जो कि दंत से बोले जाते हैं, जो कि दंत्य होते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग कि ना ला शा जा, ये वर्ष यानी मसूढ़े से होते हैं, यानी वर्थित कहते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर स्वर की, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ से होते हैं, पा फा बा भा मा। आप लोग देखते हो ये जब कहते हो तो दोनों ओंठ आपस में मिलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं छोटे ए बड़े ए की और किसका छा के, तो ये दोस्तों होते हैं जो ये कंठ और तालु यानी कंठ तालव्य होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ओ औ की, तो ओ औ जो होते हैं ये भी कंठ और ओष्ठ होते हैं, यानी कंठोष्ठ कहते हैं इनको। बात कर लेते हैं सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट में पूछा गया था कि दंत और ओष्ठ यानी से मिलने वाला कौन सा व्यंजन है? वा फा जो है ये दंत और ओष्ठ दोनों के मिलने से यानी दंत्योष्ठ से बनता है। बात कर लेते हैं हम लोग अंगा इया अड़ा ना मा, ये जो होते हैं, और इया उसके बाद चंद्रबिंदु, ये जो होते हैं नासिका से होते हैं, जिन्हें अनुनासिक के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अनुनासिक। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर का खा गा की, यानी का खा गा में आपका कंठ तथा जिह्वा मूल आ जाते हैं। उसके बाद कंठ जिह्वा मूल्य इसको कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही होगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स क्या होते हैं। तो यानी हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा अर्थ के दो भेद होते हैं। दो भेद यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको निरर्थक, सार्थक, एकारार्थी, अकारार्थी ये सब बताया गया। उसके बाद हम देखेंगे इसके दो भेद। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सार्थक, यानी अर्थ के आधार पर सार्थक सबसे पहले आ जाएगा, यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे खाना पीना आदि, ये होते हैं हमारे सार्थक शब्द, सार्थक भेद। बात कर लेते हैं हम लोग निरर्थक की, तो निरर्थक यानी होते हैं वह जिस शब्द का कोई उद्देश्य तथा अर्थ ना निकले, जैसे पानी के साथ वानी, पानी वानी ले आओ भाई, चाय वाय ले आओ, खाना पीना ले आओ, इस तरह का बोलते हैं। मतलब एक के साथ एक का अर्थ नहीं निकलता कोई भी, क्लियर, वे हमारे होते निरर्थक। खाना पीना ले आओ भाई, पानी वानी ले आओ, चाय पानी ले आओ भाई, और क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, चलो ठीक है, इतने हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर साथियों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं अगले एकार्थी की, यानी ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे पुस्तक, घर, घोड़ा, ये एक ही अर्थ निकल रहा है इससे, पुस्तक का, घर का, घोड़ा का। अनेकार्थी क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं यानी जिन शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, जैसे कि अतिथि, साधु, मेहमान, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ, समाचार पत्र, ये होते अनेकार्थी। बात कर लेते हम लोग 5 नंबर की समानार्थी की, यानी जो शब्द समान अर्थ रखते हों, जैसे अनुसार, अनुरूप, अनुस्वर, आदि, आदत, होना, व्यस्त होना, ये होते समानार्थी। अब यहीं पर 6ठा नंबर आता है, यानी समान प्रतीत होने वाले शब्द, जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया गया और अर्थ दिया गया, यानी अनल, आग, भाग्य, किस्मत, योग्य, जोड़, योग, जोड़, और राज, रहस्य, ये हो जाते हैं मतलब समान प्रतीत होने वाले। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, यानी ये शब्द जिनसे एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आकाश का शून्य भी कहते हैं, आकाश को नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं, और अनंत भी कहते हैं। ये हो जाता है दोस्तों आदि, यानी कि ये हो जाता है दोस्तों आकाश के पर्यायवाची। बात कर लेते हैं हम लोग आँख का,
तो आँख को हम एक नाम नेत्र के नाम से भी जानते हैं, चक्षु के नाम से, लोचन के भी नाम से, नयन के नाम से भी, दृग के नाम से, इन सब नाम से जानते हैं आँख को भी। उसके बाद अलिंद हो जाएगा। अलिंद मतलब भौरा भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं और मिलिंद भी कहते हैं। ये हो जाता है दोस्तों हमारे अलिंद के। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट की, यानी विलोम शब्द। जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि आपका आ जाता है आदि, अनंत, आकाश, पाताल, यश, अपयश, सुख, दुख, युग विलोम हो जाएगा, युग्म विलोम इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग ऊंचा, ऊंच नीच, सत्य असत्य, उचित अनुचित, जीवन मरण, ये भी युग्म के अंतर्गत आ जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो शब्द उल्टा अर्थ देते हों, मतलब कि जो शब्द सीधा भी, जैसे कि ऊंच, उसके बाद उसका उल्टा नीच, ये होते हैं विपरार्थक यानी विलोम शब्द। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अपना सेकंड, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था किसके आधार पर, अभी मैंने आपको बताया था किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब यहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों व्युत्पन्न अथवा रचना के आधार पर। तो इसमें दोस्तों आपका आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है थोड़ा सा, थोड़े से। यौगिक का अर्थ क्या है, थोड़े से है, अर्थात 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, जैसे कि पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला। रूढ़ वह शब्द जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ के शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पंकज आ जाता है आपका, सी नंबर हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्दों के उपर्युक्त दोनों विशेषताओं का समावेश होता है तथा उन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। जैसे जलज हो जाएगा, चक्रपाण हो जाएगा, चारपाई हो जाएगा। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे, अभी PDF ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग 3rd नंबर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। यानी हिंदी भाषा की शब्दावली की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हैं। कुछ शब्द संस्कृत के, कुछ संस्कृत से थोड़ा बदल कर तथा कुछ विदेशी शब्द से लिए गए हैं। और इन शब्दों यानी शब्दों की इस उत्पत्ति का स्रोत के आधार पर शब्दों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं, यानी वे संस्कृत के शब्द जो बिना स्वरूप तथा भाव परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गगन, पवन, पुस्तक, पुरस्कार, विद्या, ये हो जाते हैं तत्सम। तद्भव क्या होते हैं, यानी संस्कृत शब्दों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करके, संस्कृत शब्दों में कुछ परिवर्तन करके जब प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी घी में घृत हो जाएगा, दूध में दुग्ध हो जाएगा, हाथ में हस्त हो जाएगा, जीभ जिह्वा, ये हो जाते हैं तद्भव शब्द। बात कर लेते हैं हम लोग देशज की, यानी वे शब्द जो प्रादेशिक भाषाओं तथा देश की अन्य भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उपन्यास, नितांत बंगाल से लिया गया है, चालू बाजू मराठी से है, इस प्रकार रोटी, दाल, पगड़ी, नटखट आदि, ये हो जाते हैं दोस्तों देशज, मतलब देश से, अपने ही देश में बने पैदा हुए हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर के विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द यानी वे शब्द जो विदेश भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, विदेश से लिए गए हैं। जैसे स्कूल, मास्टर आपका अंग्रेजी से लिया गया है, बाल्टी, नीलाम अरबी से है, उसके बाद किताब, चश्मा, बाजार, इमारत, औरत आदि उर्दू फारसी से लिए गए हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि द्विज शब्द क्या होते हैं, यानी जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं या बने हैं, जैसे डबल रोटी। तो डबल आपका क्या है, अंग्रेजी हो गया, और रोटी आपका हिंदी हो गया। डबल आपका अंग्रेजी में चला जाता है डबल, ठीक है, और रोटी हमारा हिंदी में आ जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे द्विज शब्द होते हैं, यानी डबल रोटी। उसके बाद अमर, उजाला। अमर क्या हो जाता है, हमारा हिंदी में आ जाता है, और उजाला हमारा उर्दू का चला जाता है। बात कर लेते हैं हम अनुकरणीय शब्द, यानी वे शब्द जिनका निर्माण पशु पक्षियों की बोलियों से किया जाता है, जैसे म्याऊं म्याऊं, काँव काँव, भौ भौ, टम टम, टिम टिम। क्लियर, यानी वे शब्द जिनका निर्माण पशु पक्षियों की बोलियों से किया जाता है, जैसे म्याऊं म्याऊं, काँव काँव, भौ भौ, टम टम। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 4th के बारे में। तो 4th हमारा जाता है प्रयोग के आधार पर। क्लियर, प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, अविकारी शब्द और आविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यानी फर्स्ट हमारा जाता है विकारी शब्द, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसी को लिंग बदल कर पढ़ा जाए तो मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। पढ़ रहा हूँ पुल्लिंग में आ जाएगा, पढ़ रही हूँ स्त्रीलिंग में आ जाएगा। यदि वचन बदल दिया जाए तो वे सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्लियर, ये होता है हमारा। जो भी साथी भाई वीडियो को लाइक नहीं किया यार, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। सभी साथी एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है
PDF लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे सभी साथी, ठीक है। PDF बिल्कुल भी आप लोग लेना नहीं भूलिएगा, PDF जरूर से जरूर सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आविकारी शब्द। यानी आविकारी शब्द क्या होते हैं, यानी जो शब्द, देख लेते हैं हम लोग कि जो शब्द वचन कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे धीरे धीरे, किंतु, और, हाय, अरे, हाँ आदि, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द आविकारी होते हैं। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आप सभी को काफ़ी सारे पॉइंट्स जो थे वो क्लियर किए हैं। पर्यायवाची ये सब लगभग चीज़ें क्लियर हो गई, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। और यहीं पर हमने आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक दिया गया है कि उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए है। साथ में अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ के बारे में हमने बात किया, उसके बाद ध्वनि तंत्र के बारे में बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF ले लेंगे, और जो भी साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।